नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 6 का तार एवं केबल। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य यानी रिवायरेबल फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 26 एम्पियर या 39 एम्पियर। कितना आएगा? 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। यानी 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता तब कम हो जाती है जब उसे रिवायर करने योग्य फ्यूज द्वारा सुरक्षित किया गया हो। इसकी सुरक्षित क्षमता क्या होती है? रिवायर करने योग्य फ्यूज की अनिश्चितता और गर्मी के कारण सुरक्षात्मक कारक कितना होता है? 0.8 लगाया जाता है। यानी 32 एम्पियर कितना रिवायरेबल करने योग्य फ्यूज की अनिश्चितता और गर्मी के कारण सुरक्षात्मक कारक कितना लगाया जाता है? 0.8। तो 32 एम्पियर इंटू 0.8 कितना आ गया? लगभग 25.6 एम्पियर आता है। 32 एम्पियर को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 25.6 एम्पियर यानी 26 के लगभग। तो इसमें पूछा है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 26 एम्पियर या 39 एम्पियर। तो कितना आ रहा है? 25.6 आ रहा है। तो लगभग कितना हो गया? 26 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 26 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? पहला है बेडिंग, दूसरा है आर्मरिंग, लेड शीट या कागज कुचालक। तो इसका नाम क्या है? एक्स भाग का ये वाला पार्ट होता है, इसका क्या नाम होता है? कंडक्टर, चालक, कंडक्टर। कंडक्टर के बाद कौन सा आता है? पेपर इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन। पेपर इंसुलेशन के बाद में कौन सा आता है? लेड शीट। लेड शीट के बाद में कौन सा आता है? बेडिंग। ये है बेडिंग। ये है लेड शीट। और बेडिंग के बाद में कौन सा आता है? आर्मरिंग और फिर सर्विंग। तो इसमें इस पार्ट का नाम पूछा अंडरग्राउंड केबल में, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? बेडिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है XLPE का पूरा नाम। XLPE का पूरा नाम क्या होता है? क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन या एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग या क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन या एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। तो XLPE का पूरा नाम क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? तो भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग? पहला, केबल को नमी से बचाना, दूसरा है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, तीसरा है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना और चौथा आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो अंडरग्राउंड केबल में सर्विंग परत का मुख्य उपयोग केबल के सबसे बाहरी परत के रूप में आर्मरिंग की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? आर्मरिंग की। यह जूट या हेसियन जैसी रेशेदार सामग्री से बनी होती है जो केबल के बाहरी वायुमंडलीय स्थिति, नमी, रसायनों और मिट्टी में होने वाले
संचारण यानी कोरोजन से बचाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है? आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया गया है? डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि कौन सा टेस्ट है ये लूप टेस्ट। लूप टेस्ट में केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया गया है? भूदोष, लघु परिपथ दोष या खुला परिपथ दोष या कमजोर कुचालक दोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन से दोष को किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है? तो क्या आ जाएगा इसमें? शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ दोष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि प्रयोग किया जाता है? उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग करते हैं? डक्ट में, हवा में, रैक, भवन के साथ या सीधे जमीन में? तो उत्पादन संयंत्रों में बिजली वितरण के लिए हवा में रैक विधि यानी ओवरलोड लाइंस का प्रयोग मुख्य रूप से आर्थिक तकनीकी और व्यवहारिक कारणों से किया जाता है। जैसे इसके मुख्य कारण जैसे कम लागत या आसान रखरखाव और मरम्मत, तीसरा है बेहतर शीतलन, चौथा है लचीलापन या सुरक्षा, तेजी से स्थापना। तो इसमें उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने का प्रयोग करते हैं? बिजली वितरण के लिए हवा में रैक यानी ओवरहेड लाइंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हवा में रैक। अगला क्वेश्चन है केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहे? पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहे? तो कुचालक का प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा या वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, या कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा या कुचालक प्रतिरोध कम होगा? केबल में लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित रहने पर उसमें कुचालक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? अगर लंबे समय तक विद्युत धारा उसमें बहेगी तो कुचालक प्रतिरोध कम होगा। इसका मुख्य कारण है कि अत्यधिक गर्मी के कारण इंसुलेशन का खराब हो जाना। कुचालक प्रतिरोध कम होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जैसे लगातार गर्मी के कारण, तापमान के प्रभाव के कारण, केमिकल खराबी के कारण, या फिर नमी या पर्यावरण प्रभाव के कारण। तो इसमें पूछा केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि धारा लंबे समय तक बहे? तो क्या होगा? धारा लंबे समय तक बहेगी तो कुचालक प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, क्योंकि गर्मी के कारण इसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। इसमें कुचालक का प्रतिरोध घटेगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? हवा में रैक, डक्ट पाइप, भवनों के साथ या सीधे जमीन में? तो केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त है? हवा में या डक्ट में या भवनों के साथ या सीधे जमीन में? तो किसके साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डक्ट में, डक्ट पाइप में। डक्ट पाइप में क्यों? क्योंकि डक्ट पाइप में बिछाना, जैसे इस विधि में पीवीसी, स्टील या कंक्रीट जैसी सामग्रियों से बने डक्ट या नलिकाओं के अंदर केबलों को रखना शामिल है। डक्ट भूमिगत दफन किए जाते हैं और केबलों को उनके माध्यम से खींचा जाता है। यह स्टेप अप जमीन खोदने की आवश्यकता के बिना रखरखाव और मरम्मत के लिए केबलों तक आसान पहुंच की अनुमति देता है। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त है? तो क्या आ जाएगा? डक्ट में
डक्ट पाइप में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? पहला था कंडक्टर, कंडक्टर के बाद में क्या आता है दूसरा? सर्विंग, बेडिंग, आर्मरिंग या लेड सीट। तो क्या आ जाएगा? लेड सीट। एक्स भाग का नाम क्या है? लेड, इस भाग का, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया गया? भूदोष, लघु प्रीपत दोष, खुला प्रीपत दोष या कमजोर कुचालक दोष। तो इसमें क्या आ जाएगा? लघु प्रीपत दोष, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को शरण से बचाता है? तो भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को शरण से बचाता है? सर्विंग, बेडिंग, आर्मरिंग या लेड सीट। तो सर्विंग, भूमिगत केबल में सर्विंग का क्या उपयोग होता है? सर्विंग परत का आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, और आर्मरिंग का क्या उपयोग, बेडिंग का क्या उपयोग होता है कि धात्विक कवच को शरण यानी क्षति से बचाना, और आर्मरिंग का क्या उपयोग होता है भूमिगत केबल में? केबल को यांत्रिक क्षति जैसे कि बाहरी दबाव, कटने, दबने से बचाना। और लेड सीट का क्या उपयोग होता है अंडरग्राउंड केबल में? कि मुख्य कार्य केबल के अंदरूनी हिस्सों विशेषकर इंसुलेशन, नमी, पानी, गैस, मिट्टी में मौजूद अन्य हानिकारक रसायनों से बचाना। तो इसमें पूछा कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को शरण या क्षति से बचाता है? तो कौन सा आ जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, बेडिंग। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, केबल को नमी और गैस से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, और डी क्या है? धात्विक कवच को शरण से बचाना। तो केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आर्मरिंग का। और केबल को नमी और गैस से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेड सीट का। और आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सर्विंग का। और धात्विक कवच को शरण से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बेडिंग का। तो इसमें पूछा भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धात्विक कवच को शरण से बचाना। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है इसका नाम पूछा है, क्या नाम है? पटसन, फिलिंग, आर्मरिंग, लेड सीट या कागज कुचालक। तो वेल्डेड भूमिगत केबल में इस भाग का नाम क्या है? पटसन, फिलिंग या आर्मरिंग या लेड सीट या कागज कुचालक। तो इसका नाम क्या है? लेड सीट। लेड सीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को कौन से परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? लूप टेस्ट। किस प्रकार के दोष को कौन से परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? लूप टेस्ट, वाई ग्राउलर टेस्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट या कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। तो कौन से टेस्ट से ज्ञात करते हैं? भूमिगत केबल में दोष का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लूप टेस्ट परीक्षण का प्रयोग मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये स्टिक विश्वसनीयता और किफ़ायती होते हैं, क्योंकि केबल जमीन के नीचे होती है, इसलिए फॉल्ट को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वह टेस्ट केबल को बिना खोदे खराबी की दूरी बताता है, खराबी की सही दूरी बताता है।
तो किसका प्रयोग करेंगे इसमें? लूप टेस्ट, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भूमिगत केबल में किसी प्रकार के दोष का परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कौन से परीक्षण का प्रयोग करते हैं? लूप टेस्ट परीक्षण का। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? 1.11 या 1.23 या 0.81 या 0.707। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 0.81। 0.81 ही क्यों? क्योंकि केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए आमतौर पर धारा रेटिंग कारक 0.8 या 0.77 के रूप में माना जाता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 0.81 रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.81, ऑप्शन सी। क्या भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज की तुलना में होता है? भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में होता है। फेज चालक के समान होता है, फेज चालक से आधा होता है, फेज चालक का 1/4 होता है, फेज चालक का 1/3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेज चालक का आधा। यानी कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? आधा, ऑप्शन बी। आधा क्यों होता है? क्योंकि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार आमतौर पर फेज चालक की तुलना में आधा होता है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? जैसे आकार क्या? जैसे न्यूट्रल तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मुख्य रूप से फेज कंडक्टर का कितना होता है? आधा होता है। कारण? क्योंकि संतुलित 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल जो वायर होता है केवल असंतुलित धारा को वहन करता है, न कि पूर्ण भार धारा को। और 3.5 कोर केबल भूमिगत विवरण में उपयोग होने वाली 3.5 कोर केबल में वह न्यूट्रल के मुख्य फेज के लिए है, जो आधी कोर होती है वह न्यूट्रल के लिए होती है। केबल में 3 मुख्य फेज के लिए जो आधा कोर होती है वह किसके लिए होती है? न्यूट्रल वायर के लिए। जैसे सामान्यतः यह आधा फेज चालक का क्या होता है? आधा होता है, लेकिन यदि लोड पूरी तरह से असंतुलित हो या बहुत अधिक हार्मोनिक्स मौजूद हो तो न्यूट्रल तार का आकार फेज के क्या बराबर भी किया जा सकता है। तो इसमें पूछा कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? तो फेज का क्या होता है? फेज चालक का आधा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 एम्पियर केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? 11 एम्पियर, 13 एम्पियर या 15 एम्पियर या 18 एम्पियर। तो 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? कितना आएगा इसमें? ऑप्शन बी 13 एम्पियर। 13 एम्पियर ही क्यों? क्योंकि 16 एम्पियर केबल की धारा वहन क्षमता यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा जैसे फ्यूज या एमसीबी द्वारा संरक्षित है तो आमतौर पर 13 से 15 एम्पियर के बीच होती है। इसकी सुरक्षा के कारण क्या क्या हैं? सुरक्षा यह सुनिश्चित करता है कि यदि केबल 16 एम्पियर से अधिक का भार है तो सुरक्षा उपकरण सर्किट को काट देगा, जिससे केबल गर्म होकर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। खराब नहीं होगी, जिससे केबल गर्म होकर खराब नहीं होगी। केबल की क्षमता क्या होती है? माना 16 एम्पियर का सुरक्षा उपकरण है तो केबल की निर्धारित धारा क्षमता 16 एम्पियर से कम होनी चाहिए ताकि सुरक्षा पहले सक्रिय है। ऐसे मामलों में सुरक्षित अणु में धारा
अक्सर कितनी होती है, 13 से 15 एम्पियर चुनी जाती है। तो इसमें 16 एम्पियर की धारा क्षमता क्या होगी, यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। 11 एम्पियर, 13, 15 या 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 13 एम्पियर। केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। इसमें केबल की पास की पूछा था, उसमें केबल के अतिरिक्त दूरी पूछा था, इसमें केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, 0.81, 0.92 या 1.23 या 1.5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.23। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या एक घरेलू वायरिंग में 5 एम्पियर धारा क्षमता वाले परिपथ में तांबे के अर्थ कंटिन्यूटी चालक का न्यूनतम साइज होना चाहिए। घरेलू वायरिंग में 5 एम्पियर धारा क्षमता वाले परिपथ में तांबे के अर्थ कंटिन्यूटी चालक का न्यूनतम साइज कितना होना चाहिए, 100 mm स्क्वायर, 50 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर या 2.5 mm स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1.5 mm स्क्वायर। 1.5 mm स्क्वायर ही क्यों, क्योंकि 5 एम्पियर घरेलू वायरिंग सर्किट में तांबे के अर्थ कंटिन्यूटी चालक का न्यूनतम साइज क्या होता है, 1.5 mm स्क्वायर होना चाहिए। 1.5 mm स्क्वायर ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि 5 एम्पियर सर्किट के लिए अर्थिंग तार का मुख्य उद्देश्य यदि कोई उपकरण खराब हो जाए तो उसमें आने वाले लीकेज करंट को जमीन में भेजना, है ताकि बिजली का झटका ना लगे। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 1.5 mm स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तार का व्यास 1 मिलीमीटर मापा गया है, तो इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा। तो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक किसकी तरह होता है, एक सर्कल की तरह होता है, वृत्त की तरह होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, जहां डी क्या है, डायमीटर, व्यास। तो दिया गया व्यास क्या है, दिया गया व्यास कितना है, 1 mm। एक तार का व्यास 1 mm मीटर नापा गया है, तो व्यास कितना दिया हुआ है, 1 mm। तो सूत्र में मान रखने पर पाई का मान कितना होता है, 3.14 इंटू डी स्क्वायर। दिया गया व्यास कितना है, 1 mm। तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी कितना है, इंटू 1 mm, 1 का स्क्वायर अपॉन 4। एरिया क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है, ये हो जाएगा पाई बटा 4। ए इक्वल टू 3.14 बटा 4। तो कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, 0.785, लगभग 0.78 0.785 mm स्क्वायर। तो इसमें पूछा है एक तार का व्यास 1 mm मीटर मापा गया है, तो इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, 1 mm स्क्वायर या 1.2 mm स्क्वायर या 0.88 mm स्क्वायर या
7-8 mm²। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 0.78 0.785 mm²। क्या घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त केबल का इंसुलेशन ग्रेड होता है? इंसुलेशन ग्रेड होता है 250 वोल्ट, 500 वोल्ट या 600 वोल्ट या 1100 वोल्ट। तो घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त केबल का इंसुलेशन क्या होता है? 1100 वोल्ट, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है? एक केबल इंसुलेशन को भंजन या ब्रेकडाउन करने वाले विभवांतर को क्या कहते हैं? पैराविद्युत सामर्थ्य है, या ब्रेकडाउन वोल्टेज, या इंसुलेशन प्रतिरोध, या चालकता। तो केबल के इंसुलेशन को ब्रेकडाउन करने वाले विभवांतर को क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी भंजन वोल्टेज। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या विद्युत परिपथ में प्रयुक्त एल्यूमीनियम चालक का न्यूनतम आकार कितना होता है? विद्युत परिपथ में प्रयुक्त एल्यूमीनियम चालक का न्यूनतम आकार क्या होता है? 1 स्क्वायर mm, या 1.5 स्क्वायर mm, या 2.5 स्क्वायर mm, या 4 स्क्वायर mm। तो क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1.5 mm²। 1.5 स्क्वायर mm, क्योंकि भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार घरेलू विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले एल्यूमीनियम चालक का न्यूनतम आकार 1.5 स्क्वायर mm होता है। और 1.5 mm से छोटा तार घरेलू वायरिंग के लिए उचित नहीं माना जाता। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1.5 स्क्वायर mm, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केबल में कंडक्टर के इंसुलेशन की परत की मोटाई किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? करंट दहन क्षमता, वोल्टेज, या पावर फैक्टर, या रिएक्टिव पावर। तो किस पे निर्भर करती है? केबल में कंडक्टर के इंसुलेशन के परत की मोटाई वोल्टेज पर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केबल में कंडक्टर के इंसुलेशन के परत की मोटाई वोल्टेज पर निर्भर करती है। क्या केबल के अंदर आर्मरिंग का क्या उपयोग है? आर्मरिंग का क्या उपयोग है केबल के अंदर? केबल को फटने से रोकना, यांत्रिक चोट से सुरक्षा, दीमक से बचने के लिए, नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। तो आर्मरिंग का क्या उपयोग होता है? यांत्रिक चोट से सुरक्षा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्मरिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं अंडरग्राउंड केबल में? यांत्रिक चोट से बचने के लिए। पीआईएलसी केबल के ऊपर जूट इंसुलेशन के साथ सर्विंग की जाती है, यानी बेडिंग के साथ, या क्रोड इंसुलेशन, या धातु शीट, या आर्मर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी धातु शीट। क्या है? एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड का उपयोग केबल में कौन सी केबल में करना चाहिए? अब्रक इंसुलेशन वाली केबल में, या खनिज इंसुलेशन वाली केबल में, या पीवीसी इंसुलेशन वाली केबल में, या कागज इंसुलेशन में। तो किसमें करना चाहिए एपॉक्सी रेजिन कंपाउंड का प्रयोग? पीवीसी इंसुलेशन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिटुमिन कंपाउंड का कार्यकारी तापमान कितना होता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड, या 180 डिग्री सेंटीग्रेड, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बिटुमिन कंपाउंड का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 180 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केबल को यांत्रिक चोट से बचाता है? तो कौन सा भाग बचाता है? बेडिंग, लेड शीट, आर्मरिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आएगा? कौन सा भाग बचाता है यांत्रिक चोट से? आर्मरिंग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न व मध्यम वोल्टेज के लिए केबल खाई की गहराई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए मध्यम वोल्टेज के लिए? केबल खाई की गहराई 1 मीटर या 0.75 मीटर या 0.5 मीटर या 0.6 मीटर। तो इसमें निम्न व मध्यम वोल्टेज के लिए केबल खाई की गहराई कितनी होनी चाहिए? 0.75 मीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त केबल का इंसुलेशन ग्रेड होता है 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, 600 वोल्ट या 1100 वोल्ट। तो कितना होता है घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त केबल का इंसुलेशन ग्रेड? 12 से रिपीट हो गया ये 1100 वोल्ट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस केबल के एक परत इंसुलेशन में बहुत सी तारें होती हैं वह केबल कहलाती है। कौन सी केबल? सिरोपरी या अंडरग्राउंड या स्टैंडर्ड या 3 कोर केबल। तो जिस केबल में एक परत के अंदर बहुत सी तारें, तांबे के पतले तार होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मल्टी स्टैंडर्ड या फ्लेक्सिबल केबल कहा जाता है। क्योंकि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? जैसे लचीलापन, इसमें पतले तारों के कारण यह केबल बहुत ही लचीली होती है और आसानी से मुड़ जाती है। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग घरेलू उपकरणों, ऑटोमोबाइल वायरिंग और ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां बार बार केबल को मोड़ने की आवश्यकता होती है। और इसकी संरचना क्या होती है कि इसके अंदर तांबे के बहुत सारे बारीक तार आपस में गुथे हुए होते हैं जो एक पीवीसी या रबर की बाहरी परत से ढके होते हैं। तो इसमें जिस केबल के एक परत इंसुलेशन में बहुत से पतले तार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मल्टी स्टैंडर्ड, यानी इसमें सिरोपरी, अंडरग्राउंड, स्टैंडर्ड या 3 कोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्टैंडर्ड केबल। अगला है, मोटर के संयोजन हेतु कौन सी टेप उपयुक्त रहती है? घर्षण टेप, रबर टेप, वार्निश कैम्ब्रिक टेप, प्लास्टिक टेप। तो मोटर संयोजन के लिए कौन सी टेप उपयुक्त रहती है? वार्निश कैम्ब्रिक टेप, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वार्निश कैम्ब्रिक टेप की क्या विशेषता है? कि इसका उपयोग यदि कनेक्शन में नट बोल्ट का उपयोग हो रहा हो तो पहले किसका प्रयोग करेंगे? वार्निश कैम्ब्रिक टेप की एक परत लगाई जाती है। इसका फायदा क्या है? यह तेज किनारों से इंसुलेशन को फटने से बचाती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मोटर के संयोजन हेतु कौन सी टेप उपयुक्त रहती है? वार्निश कैम्ब्रिक टेप, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या भूमिगत केबल को सुरक्षित किया जाता है? किससे? ग्रेनाइट पत्थर से, मार्बल पत्थर से, या ईंट व रेत की परत से, या पत्थर की परत से। तो अंडरग्राउंड केबल को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईंट व रेत की परत से। तो ग्रेनाइट पत्थर ये भी नहीं आएगा, मार्बल पत्थर से ये भी नहीं आएगा, ईंट व रेत की परत से, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। PILC केबलों के ऊपर जूट इंसुलेशन के साथ सर्विंग की जाती है, बेडिंग के साथ या क्रोड इंसुलेशन के साथ या धातु सीट के साथ या आर्मर के साथ। तो PILC केबल के ऊपर जूट इंसुलेशन के साथ सर्विंग की परत किसके साथ की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धातु सीट, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 केवी लाइन के लिए प्रयुक्त केबलें होती हैं। हाई टेंशन 132 केवी लाइन के लिए प्रयुक्त केबल कौन सी होती है? हाई टेंशन होती है, सुपर टेंशन या एक्स्ट्रा हाई टेंशन या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। तो 132 केवी से लाइन के लिए 132 केवी लाइन के लिए प्रयुक्त केबल कौन सी होती है? एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।